हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स। हमने केंद्र सरकार के बारे में इसके पहले के वीडियोस में अपने व्यवस्थापिका जो होती है इसके बारे में अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या होती है और कार्यपालिका किस तरह से कार्य करती है। तो लीजिए शुरू करते हैं। कार्यपालिका में इसके पहले के वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी ले ली थी। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रधानमंत्री के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है। इसके पहले के वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय हैं, संसद के जो सदन हैं, उन सब की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेदों में की गई है कि कौन कौन से अनुच्छेद में इनका व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, क्योंकि वरिष्ठ सबसे पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति अपने देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया अलग है, परंतु नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा भी हमने पढ़ लिया है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता हैं, यानी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, और उनका जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अनुसार जो बहुमत दल के नेता हैं उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर भी यदि कुछ परिस्थितियां हो जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से भी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, परंतु अमूमन व्यवहारिक रूप में यही होता है कि बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है और उसी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां और अधिकार। मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे। वैसे हमने पहले देखा है कि राष्ट्रपति की चर्चा या राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, परंतु व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री ही निर्णय करते हैं कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं बहुमत दल के नेता, लोकसभा के बहुमत दल के नेता। और लोकसभा में जो बहुमत आता है वो हमारे जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में जितने भी सांसद चुन के आते हैं उनके बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री का पहला कार्य या शक्ति या अधिकार है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। दूसरा है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा एवं परिवर्तन। जितने भी मंत्री बनाए गए हैं उन सब के विभाग, जैसे अपने नॉर्मली शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या जैसे जितने भी विभाग हैं उन सब विभागों का बंटवारा और परिवर्तन किस तरह से होता है वो भी प्रधानमंत्री को अधिकार और उनका शक्ति है। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, वो काम कैसे करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो व्यवस्थापिका होती है उनका तो काम है योजनाएं बनाना, नीति नियम लागू करना, परंतु उनको व्यवहारिक दृष्टि से या क्रियान्वयन करने का काम होता है व्यवस्थापिका का। तो व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ये सब होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं, जो भी काम करते हैं, वो जमीनी स्तर पर उन सब के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री ही करते हैं। समस्त बैठकों का सभापतित्व और संचालन का कार्य बैठकों में उन्हीं विषयों पर विचार जिन्हें प्रधानमंत्री एजेंडा में रखते हैं। प्रधानमंत्री उन बैठकों में जो भी एजेंडा रखेंगे उन विषयों पर विचार किया जाता है मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिपरिषद के समस्त कार्य संचालन उनके सभापतित्व में होता है प्रधानमंत्री के। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। सभी जो विभाग हैं उन सभी में समन्वय स्थापित करके शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, ऐसी व्यवस्था प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, शासन की जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी विभाग हैं,
अभी अपन ने देखा था कि विभाग और मंत्रियों का बंटवारा होता है, तो इन सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना। जैसे अपना जैसे शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है, अब उन दोनों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य विभाग का काम शिक्षा विभाग कर सकते हैं या करने का आदेश आता है, या शिक्षा विभाग का काम स्वास्थ्य विभाग करते हैं। तो उन सभी में जो भी समन्वय स्थापित करना, या अन्य और भी कई सारे विभाग होते हैं, उन सभी में समन्वय स्थापित करके उन कार्य को करना और एक इकाई के रूप में सबको देश के लिए, देश की शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सबको कार्य करना होता है। तो उन सभी विभागों में समन्वय जो होता है वो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो फिर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का भी निर्धारण करते हैं कौन किसको क्या देना है। तो लोकसभा के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि वो बहुमत दल के नेता होते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना, इसके पहले के वीडियो में हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में जो परामर्श होता है या जो भी बातें होती हैं, तो जो मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल की कोई बात है उस बात को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया होते हैं प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु का काम करते हैं प्रधानमंत्री। जो भी बातें होती हैं, जो भी नियम होते हैं या जो भी योजनाएं होती हैं, उन सब के बारे में राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराना, या जो दूसरी जो भी बातें होती हैं उन सब के बीच में सेतु का काम या एक पुल का काम करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तव में हमारे देश में व्यावहारिक रूप से सबसे बड़े पद गिने जाते हैं। व्यावहारिक रूप से, वैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति हैं, पर व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद में आते हैं। विभिन्न पद प्रदान करना, अब प्रधानमंत्री को ये भी अधिकार है कि वो सबको जो उच्च अधिकारी हैं उन सबको पद प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, परंतु ये सभी काम प्रधानमंत्री के परामर्श से ही होते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो वैधानिक रूप से ऊंचा है, परंतु व्यावहारिक रूप से जो ऊंचा पद है वो प्रधानमंत्री का है। तो ये जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं, विभिन्न पद प्रदान करने का काम। तो ये थे बहुमत दल के नेता, लोकसभा के प्रधानमंत्री के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त करी। अब आगे बढ़ते हैं उनके मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एक बार फिर से वही अनुच्छेद आया। उसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में परामर्श के लिए, सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री होते हैं जो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति में ही समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित मानी गई है। सैद्धांतिक रूप में, वैधानिक रूप में जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से ही होते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप में जो काम होते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो जो भी कार्यों का जो भी कार्य होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं हमारे देश में, उन सभी योजनाओं पर अंतिम मोहर तो राष्ट्रपति महोदय की ही लगती है। तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित मानी गई है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। ठीक है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति व्यावहारिक रूप से मेन वास्तविक शासक होता है, परंतु संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक शासक मात्र है, यानी वास्तविक शासक प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक शासक मात्र हैं। संसदात्मक में, जो हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है, और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है, प्रधान होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यही मुख्य रूप से काम करते हैं, वास्तविक प्रधान वही होते हैं।
मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद किस तरह से गठित की जाती है। कुछ एक बातें हमने इसके पहले भी पढ़ी थोड़ी, और कुछ एक बातें हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये हमने पहले भी देखा था कि जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श से। अब दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श से। अब यहाँ पर ये बात केवल हम ये समझने के लिए या लिखने के लिए लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के परामर्श से होती है, अन्यथा व्यावहारिक रूप से ये सब काम प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ही होता है। तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फिर उनके जो मंत्री हैं उन सब मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, संवैधानिक स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। जो जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति, अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो प्रधानमंत्री की राय से करते हैं, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को माननीय करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना, बाध्य, ठीक है ना। कौन बाध्य नहीं है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वही अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य होता है, प्रधानमंत्री बाध्य नहीं होते। राष्ट्रपति हैं वो बाध्य होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से मुखिया होते हैं। तो व्यवहार में राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, प्रधानमंत्री बाध्य नहीं होते, राष्ट्रपति बाध्य हैं। मंत्रियों में कार्य विभाजन, वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। जो भी काम होते हैं मंत्रियों में कार्य विभाजन, वो सभी प्रधानमंत्री ही अपने अनुसार करते हैं कि किसको कौन से काम विभाग का काम दिया जाए। ये सभी प्रधानमंत्री को ही इसकी पूर्ण शक्ति प्राप्त है कार्य विभाजन की, कि मंत्रियों को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रियों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे वो लोकसभा के सदस्य तो बन चुके हैं, परंतु मंत्री पद के लिए भी आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। मंत्री बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो मंत्री वही बन सकता है जो किसी सदन का सदस्य हो, और अगर ऐसा नहीं है, यानी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, ठीक है। वो बिना किसी सदन के सदस्य बने किसी भी मंत्री पद के लिए वो उम्मीदवार नहीं हो सकते। ये योग्यता है किसी भी मंत्री बनने के लिए। जो भी सदन का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है। वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रधानमंत्री उनको मंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, परंतु योग्यता उनकी ये होनी चाहिए कि वो सदन का सदस्य होना चाहिए। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की, ठीक है ना, 2 शपथ लेनी होती है, पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है, और वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं ये समस्त मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो, ये हमने लोकसभा वाले जो वीडियोस थे उसमें देखा था कि लोकसभा अगर भंग हो जाती है या लोकसभा का विश्वास मत हासिल नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी वहीं ख़त्म हो जाता है, और लोकसभा भंग होने के बाद फिर उनका कार्यकाल आगे नहीं रहता। तो अधिकतम 5 वर्ष से अगर लोकसभा में विश्वास बना रहे, लोकसभा चलती रहे तो अधिकतम 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव। और अगर लोकसभा में विश्वास मत पहले से 5 वर्ष से पहले ख़त्म हो जाता है तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सभी इनका कार्यकाल भी पहले ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा 9 बार हो चुका है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। समय समय पर उनके जो वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं उनमें बढ़ोतरी कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये सब संसद के द्वारा, संसद के जितने सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो सब मिल करके ये तय करते हैं कि उनका निर्धारण कितना हो।
निःशुल्क निवास स्थान, मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है, वाहन मिलता है और अन्य जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं मंत्रियों को प्राप्त होती हैं। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल या कैबिनेट। देखिए दोस्तों, जो मंत्री बनते हैं ना उनमें अलग अलग कैडर होते हैं। अब ये जो कैबिनेट होती है उस कैबिनेट के मंत्री, फिर अलग दूसरे मंत्री, फिर दूसरे मंत्री, इस तरह से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य, एक होते हैं राज्य मंत्री और फिर होते हैं उपमंत्री। ठीक है, एक तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट, ये मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, ये थोड़े हाई लेवल के सबसे ऊपर, फिर उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उपमंत्री। कैबिनेट सदस्य जो भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। कैबिनेट के मंत्री या मंत्रिमंडल, ये जो है संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यह एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। इनमें एक ही मंत्री को 2 विभाग भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो है वो सर्वोच्च है, प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री और उपमंत्री के बीच होती है। पूर्व मंत्री यानी जो पहले हमने पढ़े कैबिनेट के, और उपमंत्री जो अंतिम के हैं, उनके बीच की स्थिति होती है राज्य मंत्री की। यह विशेष विभागों से संबंधित होते हैं। कभी कभी स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है, या तो इनको विशेष विभाग दिए जाते हैं और कभी कभी स्वतंत्र रूप से भी प्रभार दिया जाता है किसी काम का। यह कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं जिनमें उनके विभाग संबंधित प्रश्न विचाराधीन होता है। सभी कैबिनेट की बैठकों में इनको बुलाया नहीं जाता, परंतु उनके विभाग से संबंधित अगर प्रश्न है, उनके विभाग से संबंधित कोई विषय है, तो उनको फिर कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाता है। अन्यथा सर्वोच्च इकाई जो प्रशासन की है वो कैबिनेट या मंत्रिमंडल है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, जो कैबिनेट और उपमंत्री के बीच में होते हैं, मतलब उनको वो सेकंड लेवल पे होते हैं। और अब तीसरे उपमंत्री वह होते हैं जो किसी बड़े मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री हैं या 3 प्रकार की श्रेणियां हैं मंत्रियों की, कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट का दूसरा नाम मंत्रिमंडल भी है। तो मंत्रिमंडल प्रशासन की सर्वोच्च इकाई, दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री जो उसके सेकंड लेवल पे होते हैं, और तीसरे होते हैं उपमंत्री जो बड़े मंत्री के अधीन रह करके उस बड़े मंत्री की सहायता करते हैं। ये थी दोस्तों मंत्रिपरिषद। अब है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 के अनुसार, तीसरी बार अनुच्छेद 74 आया। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देती है प्रधानमंत्री के द्वारा। पहले हमने पढ़ा था। तो जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को ये सहायता करती है उनके कार्यों में। वास्तविक कार्य तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं, परंतु ये जो काम होते हैं या जो सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति के ही होते हैं किसी भी उस चीज़ पर। तो ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता या प्रदान और परामर्श देती है। व्यवहार रूप में मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। ठीक है, मंत्रिमंडल है व्यवहार में, रियलिटी में, वास्तविकता में भारतीय शासन की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में ये आगे आ जाते हैं और समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करती है। व्यवहारिक रूप में समस्त शासन व्यवस्था का संचालन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ही करते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की जितनी शक्तियाँ ये, और वो केवल संसदात्मक में है ना, ये संसदात्मक है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ पर अध्यक्षात्मक होता तो यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ते कि राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का संचालन उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यहाँ पर फिर समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती अगर अध्यक्षात्मक होता तो, परंतु यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी कहते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिमंडल को कहा जाता है। ठीक है, इनको याद रखना कि भारत की शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं, तो वो मंत्रिमंडल को कहा जाता है।
अब मंत्रिमंडल की शक्तियों में पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारित जो भी होती है, जैसे यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आंतरिक क्षेत्र में है ना, अंतरिक्ष नहीं, आंतरिक क्षेत्र में, यानी देश के अंदर जो भी मामले हैं आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा जो भी प्रशासन चलता है, जितने भी विभाग हैं आंतरिक देश के अंदर जो भी मामले हैं उन सब में, और विदेशी क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध, ठीक है, इन दोनों का काम ये जो राष्ट्रीय नीति है, एक तो देश के अंदर और देश के बाहर दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। तो देश के आंतरिक क्षेत्र में और दूसरे देशों के साथ संबंध, यहाँ पर नीति का निर्माण, राष्ट्रीय नीति का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्माण मंत्रिमंडल करती है। अगला है दोस्तों कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, संसदात्मक व्यवस्था है। तो संसदात्मक होने के कारण नीति निर्धारण के साथ साथ कानून निर्माण के कार्य का नेतृत्व भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगर यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती तो कानून निर्माण पर नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा होता, परंतु संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण नीति निर्धारण के साथ साथ कानून निर्माण के कार्य का नेतृत्व भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं, फिर वो विधेयक होते हैं वो पारित होते हैं, फिर उसका प्रोसेस भी हमने पहले के वीडियो में देखा था कि किस तरह से कोई विधेयक अंदर प्रस्तावित होता है, फिर उसको पारित किया जाता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। इस तरह से ये जो भी कानून व्यवस्था संबंधी काम होते हैं वो भी मंत्रिमंडल करते हैं। संसदात्मक व्यवस्था है, इस कारण से ये सभी कार्य मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और यहाँ पर अपने यहाँ जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वही फिर कार्यपालिका में, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग हैं वही फिर हमारे व्यवस्थापिका में आते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सभी। तो जो कार्यपालिका है उसके ऊपर सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जितने भी विभाग हैं उन सभी के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के जितने भी विभाग हैं उनके अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने विभागों का संचालन करते हैं, परंतु उनके ऊपर होता है हमारा मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं या उप मंत्री हैं, वो इन सब के ऊपर होते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। तो सबसे ऊपर मंत्रिमंडल और उसके बाद विभाग या जितने भी फिर और नीचे जाते हैं तो अधिकारी, जितने कर्मचारी, ये सभी लोग उनके अंडर काम करते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। ये पूरी कार्यपालिका के सर्वोच्च भाग होते हैं। तो इसलिए लिखा है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल का होता है। अगला है वित्तीय कार्य, अर्थव्यवस्था संबंधी, रुपये पैसे, धन संबंधी काम। वार्षिक बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर हमारा जो बजट हर साल प्रस्तुत होता है लोकसभा में, वित्त मंत्री महोदय उस बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो बजट होता है, वार्षिक बजट, वो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही होता है। क्योंकि दोस्तों कई सारे विभाग होते हैं और उन विभागों में कहीं मान लो कोई विभाग माइनस में चल रहा है, कोई विभाग प्लस में चल रहा है, तो इस तरह से वो सभी मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो सब नीति निर्धारित करते हैं कि हम आगामी वर्ष में क्या करेंगे और किस तरह से उसका संचालन करेंगे। तो मंत्रिमंडल के द्वारा ही निर्धारित नीति के आधार पर जो वित्त मंत्री हैं वो लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। अन्य समस्त धन विधेयक भी मंत्रिमंडल लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ये हमने पहले के वीडियो में देखा था कि जो राज्यसभा है वहाँ पर धन विधेयक के मामले में उसको कोई अधिकार नहीं है, केवल लोकसभा को अधिकार है और लोकसभा में से ही ये मंत्रिमंडल बने होते हैं। तो जितने भी धन विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये अधिकार वित्तीय कार्य का भी मंत्रिमंडल की क्षेत्र में आता है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। इसके पहले हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते हैं उसमें भी ये आंतरिक क्षेत्र और
विदेशी क्षेत्र में नीति निर्धारण, जो पहला पॉइंट था अपना वो था। अब विदेशों के साथ संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल करते हैं, जैसे युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणा तथा दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध हो, इस बात का निर्णय मंत्रिमंडल करते हैं। तो विदेशों से संबंध हमारा किस तरह से हो, कौन से देश के साथ हमको अच्छे संबंध रखने, कौन से देश के साथ व्यापार अच्छा करना है, कौन से देश के साथ हमको प्रतिबंध लगाने, ये सभी काम मंत्रिमंडल के तत्वाधान में होता है विदेशी संबंधों का संचालन। अगला है नियुक्ति संबंधी कार्य। राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय वैधानिक प्रधान जरूर हैं, परंतु व्यवहारिकता में जो मंत्रिमंडल है वही प्रधान है, वास्तविकता में मंत्रिमंडल है वही इम्पोर्टेंट है। तो व्यवहार में ये जो भी पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, वो व्यवहारिकता में वो नियुक्ति एक्चुअल में मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष द्वारा किया जाता है। ये जो कार्यपालिका है या जो मंत्रिमंडल है, इन सभी शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य का मतलब होता है कि जैसे आप लोग लोकसभा टीवी या ये जो देखते हो कभी, तो उसमें जो भी नीतियाँ लगाई जाती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में अगर कमियां निकालनी हो या उन योजनाओं में कहाँ माइनस है क्या है, तो वो सब काम जो वहाँ पर सदन में विपक्ष के सदस्य बैठे होते हैं, वो विपक्ष के सदस्य उन पर नियंत्रण करते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये सब चीज़ें वहाँ पर हमको उस संसद में जो होती हैं चर्चाएं, प्रश्नोत्तरी, उन सब में हमको देखने को मिलती हैं। तो कार्यपालिका की शक्तियों का नियंत्रण जो करते हैं वो विपक्ष के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको सब्सक्राइब के द्वारा जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। धन्यवाद।